आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम हिंदी सेक्शन के नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस जो कि आपके हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर है आपका जनवरी 2021 सीटेट पेपर 1 का। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 क्या कहता है। निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे आपको इन शब्दों पे ज्यादा फोकस करना होगा कि यहाँ जो नहीं है वो पूछा है, तो उसी हिसाब से आपने अपने ऑप्शंस देखने हैं। बच्चे द्वारा शिशु गीत गीत अल्पाना किसके तरीके हैं। तो क्या पूछा जा रहा है कि बच्चे, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो जो शिशु गीत गाते हैं वो किसके तरीके हैं, और आपको आंसर देना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने का। नेक्स्ट है आपका उच्चारण का अभ्यास करने का। देखिए, ये तो आपका सही है, ठीक है। कि उच्चारण का क्या होता है, इसके अंदर अभ्यास होता है। जब बार बार आप उन लय को, उन शब्दों को उच्चारण करते हैं उनका, तो कहीं ना कहीं आपका उच्चारण क्या होता है, उससे अच्छा होता है। तो ये सही है। अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के। तो देखिए, अभिव्यक्ति भी आपकी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं फ्लुएंसी आती है, अच्छा बोल पाते हैं बच्चे, तो ये भी आपका ऑप्शन सही होगा। शब्दावली को भी क्या करेगा, आपकी समृद्ध करेगा, क्योंकि बच्चे चीजों को बोलना सीख जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा शब्द वो इन शिशु गीत के अंदर बहुत सारे शब्द होते हैं जो वो बोलते हैं, तो शब्दावली भी क्या होती है, आपकी समृद्ध होती है। तो यहाँ पे देखिए, वैसे तो शब्द और वाक्य संरचना भी वो सीखता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ इन चारों में से जो आपका ऑप्शन सही नहीं बैठेगा वो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कौन सा उपागम या विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा, मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। ऑप्शन 1 है आपका संप्रेषणात्मक उपागम, कम्युनिकेटिव अप्रोच। सेकंड है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट है आपका श्रव्य भाषिक विधि, और फोर्थ है आपका प्राकृतिक उपागम, ठीक है, नेचुरल अप्रोच। तो देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा है। अगर आपने ये उपागम, ये विधियां पढ़े हुए हैं और अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो आप इसका सीधा आंसर टिक करके आ पाएंगे, जो कि है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि जो आपकी डायरेक्ट विधि होती है वहां पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मीडियम जो निर्धारित होता है, जो आपकी लक्ष्य भाषा होती है, उसी में आपको बोलना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। ऐसा भी हो सकता है कि उस भाषा का प्रयोग ना करके किसी अदर भाषा का प्रयोग करने पर आपको क्या देना पड़ जाए, फाइन देना पड़ जाए। तो यहाँ क्या होता है, आपको मातृभाषा का जो प्रयोग होता है उसे प्रयोग करने की आजादी, स्वतंत्रता नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है, ठीक है। हाईलाइट करिएगा कि सही जो नहीं है। पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि, ठीक है, जो आपकी लाइब्रेरी होती है उसे सिर्फ एक स्टोरेज रूम की तरह आपको नहीं देखना है। तो फिर उसे किस तरह से देखना चाहिए, ठीक है, उसमें भी आपने नहीं आंसर देना है, जो कि गलत होगा इसके हिसाब से। पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। सेकंड है आपका, अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं, अच्छी बात है। अगर आपसे बड़े या अध्यापक वहां पे अ, एक आदर्श पठन करेंगे तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका, पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का स्वैसर पठन। देखिए, यहाँ पे जो ये शब्द है स्वैसर, इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं लाउड रीडिंग, जबकि आप जानते हैं कि लाइब्रेरीज के अंदर लाउड रीडिंग का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, ये सिर्फ लाउड रीडिंग के लिए लाइब्रेरी ही उपयुक्त स्थान तो नहीं हो सकता, लाउड रीडिंग आप कहीं पे भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। शिक्षा शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए, ये भी ठीक है कि लाइब्रेरी के अंदर क्या होने चाहिए, सिर्फ एक स्टोरेज रूम नहीं वो होना चाहिए, वहां पे क्या होने चाहिए, तरह तरह की बुक्स, तरह तरह के साहित्य बच्चों को देखने के लिए वहां उन्हें ये मौके मिलने चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन 3 होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है। तो देखिए, यहाँ जब अक्षर और ध्वनि की बात होगी तो यहाँ आपका जो ध्वनि विज्ञान निर्देशन है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के अंतिम फाइनल रूप में जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है। देखिए, तो किसी भी चीज को लिखने के क्या होते हैं, कई सारी क्या होती हैं, स्टेजेस होती हैं। क्या होती हैं, स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है प्रारूपण, किसी चीज को ड्राफ्ट देना। आपका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उसमें भी ये था ना कि पहले एक ड्राफ्ट आया, फिर
उसे ड्राफ्ट को फर्स्ट रीडिंग के लिए आया, सेकंड रीडिंग के लिए आया, तो प्रारूपण हो गया पहला, तो उसे एक ड्राफ्ट का रूप दे दिया। उसके बाद सेकंड जो स्टेज होती है वो आपकी क्या होती है, पुनः प्रारूपण होती है कि फिर से उस ड्राफ्ट को एक बार देखना, चेक करना, जो खामियां हैं उन्हें दूर करना। सहपाठी मूल्यांकन अगर यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखें तो थर्ड नंबर पे आपका आ सकता है कि उसके बाद में उसे क्या दिया जाएगा, आगे रीडिंग के लिए दिया जाएगा। देखिए जिसने ड्राफ्ट बनाया वो एक बार ड्राफ्ट बनाएगा, उसका अपना पुनः एक तरह से प्रारूपण करेगा, पुनः प्रारूपण करने के लिए फिर जो कलीग्स होंगे, सहपाठी होंगे, उनसे क्या होगा, चेक करवाएगा। ठीक है, तो ये आपकी हो सकती है थर्ड स्टेज। नाउ प्रूफ रीडिंग, कि जब आपको उसे फाइनल स्टेज पर ले जाना है तो उससे पहले बहुत ही सटीकता के साथ उसकी जांच करना। तो यहाँ पे जो विद्यार्थी है वो क्या कर रही है, अध्यापक को अपना काम होमवर्क देने से पहले क्या कर रही है, उसकी प्रूफ रीडिंग कर रही है, उसको अंतिम और फाइनल रूप से जांच रही है। तो सेकंड आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है, मतलब पढ़ने के लिए एक कोना, एक रीडिंग कॉर्नर बनाना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न का सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। देखिए क्या करना है, एक रीडिंग कॉर्नर बनाना है। ठीक है, अब कक्षा में पढ़ाई तो हो ही रही है लेकिन फिर भी एक रीडिंग कॉर्नर बना रहा है, तो वहां जो उसका उद्देश्य होगा वो कुछ थोड़ा स्पेशल होगा। आइए ऑप्शंस को चेक करते हैं। क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हैं? देखिए ये तो होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या होना चाहिए कि एक इंक्लूसिव एजुकेशन हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती है तो क्या होना चाहिए, सभी विद्यार्थियों के अनुरूप होनी चाहिए हमारी पुस्तकें। तो ये ऑप्शन आपका सही है और मुझे लगता है यही आंसर होगा, क्योंकि ये काफी सटीक ऑप्शन है। फिर भी हमें आगे के ऑप्शंस को चेक करना है। क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पाठ्य चर्चा के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी? तो ये तो देखिए, ये तो ऑलरेडी जो पाठ्यक्रम आपका होगा वो तो चल ही रहा होगा, तो यहाँ वो मदद करेंगी नहीं करेंगी इज अदर थिंग। क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त हैं? क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने होने चाहिए? बाल साहित्य के माननीय लेखक हो, माननीय लेखक हो या ना हो? बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए, उनकी उनके अनुसार होनी चाहिए और उनके स्वतंत्र एक इंडिपेंडेंट पठन को, पढ़ाई को क्या करनी चाहिए, एप्रिशिएट करने चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। कौन सा उपागम या विधि शिक्षार्थी की जीवन में वास्तविक परिस्थितियों, देखिए क्या कीवर्ड आएगा यहाँ, वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? देखिए प्रत्यक्ष विधि तो हम देख चुके हैं कि इसके अंदर क्या था, आपका सीधा लक्षित जो आपकी भाषा थी उसी का प्रयोग करना होता है, मातृभाषा का प्रयोग एक तरह से वर्जित होता है, और वास्तविक परिस्थितियों में मातृभाषा का प्रयोग वर्जित नहीं हो सकता। तो ये इस तरह से आप इस ऑप्शन को कट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये है आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो देखिए कम्युनिकेटिव अप्रोच से ज्यादा सही वास्तविक परिस्थितियों में आपका कुछ नहीं हो सकता है कि आपको जो कम्युनिकेशन के मौके दिए जाएं स्वतंत्रता के साथ में, वही आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द का प्रयोग कर योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछें, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, गतिविधि यह प्रकार किस लिए है? देखिए पहला है आपका नियंत्रित मौखिक अभ्यास, दूसरा है स्वच्छंद बोलना। देखिए स्वच्छंद बोलना तो यहाँ हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि लिमिट कर दिया गया है, आपको एक वर्ड दे दिया गया है और उस वर्ड से रिलेटेड ही आपने क्या करना है, जो आपके वाक्य होंगे वो बनाने हैं। तो यहाँ पे जो स्वच्छंद बोलना है वो ऑप्शन नहीं हो सकता। निष्क्रिय श्रवण हो नहीं सकता, क्योंकि बच्चे तो क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे ना, अगर वो वाक्य को बना रहे हैं तो ठीक है। इनएक्टिव तो बच्चे इनएक्टिव मोड में नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। नेक्स्ट है नियंत्रित मौखिक। अब देखिए किसमें से आपका ऑप्शन राइट हो सकता है, ये इलिमिनेट करने के तरीके होते हैं कि अगर मान लीजिए आपको सीधा सीधा आंसर नहीं पता है, आपने वो चीज नहीं पढ़ी है, तो फिर आप किस तरह से इलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दो में से आपका कोई एक हो सकता है, नियंत्रित मौखिक अभ्यास और मौखिक प्रवाह अभ्यास। अगर आप देखें तो नियंत्रित मौखिक जो अभ्यास होगा वो आपका बिल्कुल एक नेगेटिव सेंस में चला जाएगा, क्योंकि वो इस तरह से नियंत्रित नहीं है, उतना कंट्रोल नहीं है, क्योंकि बच्चों को एक शब्द देकर क्या किया गया है, उनके जो मौखिक प्रवाह है उसको बढ़ाने के लिए ये चीज की गई है। जब वो ज्यादा इस तरह के क्या होंगे, 5-5 प्रश्न बनाएंगे, उसका क्या आएगा, कोई आंसर आएगा। अब देखिए प्रश्न आपका, जो प्रश्न बच्चा करेगा वो आपका लिमिटेड हो सकता है, ठीक है, कंट्रोल्ड हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक शब्द दे दिया गया है, लेकिन जो उधर से आपका आंसर आएगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा, वो तो आपका नियंत्रित नहीं होगा, आंसर तो किसी भी तरह से आ सकता है। तो ये किसके लिए होता है, आपका मौखिक प्रवाह अभ्यास क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा। देखिए नियंत्रित मौखिक अभ्यास नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न कंट्रोल्ड है, हो सकता है, लेकिन आंसर आपका कंट्रोल्ड नहीं है, आंसर कुछ भी आ सकता है। स्वच्छंद नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या हो गया, आपका लिमिटेड हो गया। निष्क्रिय नहीं है, क्योंकि बच्चे क्या है, एक्टिव
एक्टिव है उसके अंदर तो निष्क्रिय हो नहीं सकता है। सिर्फ सुन थोड़ी रहा है बच्चा, बच्चा तो 5 सेंटेंस बना भी रहा है और उसका रिप्लाई भी दूसरा बच्चा दे रहा है, तो यहाँ इनएक्टिव मोड नहीं है। तो देखिए एक ही आपका ऑप्शन बच जाता है, यही आपका क्या है, राइट ऑप्शन है, मौखिक प्रभाव अभ्यास। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है। देखिए ये नहीं शब्द काफी गड़बड़ करता है इसके एग्जाम में, ऐसी चीजों पर ध्यान रखा करिए। ऑप्शन देखिए, व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, ठीक है, नियम तो प्रस्तुत करने होंगे प्रासंगिक, मतलब किसी चीज को संदर्भ में लेकर या किसी चीज से रिलेट करके क्या करने हैं, नियम को प्रस्तुत करना है। संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना, प्रैक्टिस का मौका देना चाहिए। व्याकरण और उसके नियम देखिए, कभी भी अगर ये सिर्फ कंठस्थ करने वाली बात आती है, रटने वाली बात आती है, तो वो आपका ऑप्शन क्या होगा, सही नहीं होगा। ये एक नेगेटिव अप्रोच है, ठीक है। वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना आपका क्या है, होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है, ठीक है, टीएलएम टीचिंग लर्निंग एड। तो देखिए पहला ऑप्शन है, चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों की जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग करने में अवसर प्रदान अवसर दे, ठीक है, अच्छी बात है, देनी चाहिए। टीएलएम ऐसा होना चाहिए कि बच्चों के अंदर उत्सुकता आए और उन्हें खोजबीन के अवसर प्राप्त हो। नेक्स्ट है आपका, चयनित सामग्री अधिमानतः स्थानीय रूप से नियमित और स्थानीय रूप से उपलब्ध हो, जिससे आसानी से बदला जा सके। देखिए ये भी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं रिजिड इस तरह से ले लिए कि उसको आप चेंज ही नहीं कर सकते हैं, तो वो स्थानीय रूप से अवेलेबल होनी चाहिए ताकि उसे नीड होने पर बदला जा सके, ये भी ठीक है। लेकिन और हमें आंसर क्या देना है, नेगेटिव देखना है, ठीक है। चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई हो, देखिए सिर्फ बच्चों द्वारा, जबकि टीएलएम तो टीचर, पहली बात तो ये है कि खुद से ही क्या करता है, खुद से बनाता है, ये बच्चों का काम नहीं है टीचिंग लर्निंग एड को बनाना, तो ये तो खुद से टीचर की क्रिया है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए, कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि टीएलएम जो आपका होता है उससे आपको चलना कूदना उछलना नहीं होता है, तो फिसलन से बचाने के लिए ये कोई सेंस नहीं है। यहाँ पे ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ऑप्शन। पहले तो अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ हम समझ रहे हैं तो हम चारों ऑप्शन को समझते हुए चलेंगे। चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर बोरिंग आप टीएलएम का यूज करेंगे तो वहां वो आपका अच्छे से वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा, इस कार्य का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन ऑप्शन 1 है, नई शब्दावली के प्रयोग पर अभ्यास करवाना, संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करवाना, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना, विस्तृत पठन का अभ्यास कराना। इसका सीधा सा आंसर है कि ये किस लिए किया जाता है, आपका सहपाठी के काम की जांच में कौशल विकसित करना, पीयर जो आपकी असेसमेंट होती है उसको इंक्रीज करना। नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों को सक्रिय रूप से प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका पहला ही ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि क्या होना चाहिए, ये आपने पेडागोजी अगर पढ़ी हुई है तो आपने ये पढ़ा होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, बच्चा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, उसकी ज्यादा से ज्यादा जो सेंसेस हैं वो एक काम के अंदर, जैसे कि मान लीजिए आप कविता भी पढ़ा रहे हैं, तो कविता पढ़ाने का तरीका भी क्या होता है कि उनको क्या रखें, एक्टिव रखें, बच्चे डांस करें, हैंड मूवमेंट करें, ठीक है, गाएं भी साथ के साथ, उछलें कूदें, तो उसमें क्या होगा, उसकी तो सारी जो उच्चारण भी वो उसका करेंगे, तो सारी जो सेंसेस होंगी वो उनकी क्या होंगी, ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर प्रयोग होंगे। तो राइट ऑप्शन आपका यही होगा, बिल्कुल सटीक आंसर है। बाकी के आप ऑप्शंस को देख लेते हैं। वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार, देखिए ये बार बार ट्रेसिंग करना, बार बार लिखना, तो ये तो एक तरह से रटवाना हो गया, ये हालांकि कराना पड़ता है बट राइट ऑप्शन नहीं है। सबसे ज्यादा अधिक अगर संलग्नता देखनी होगी तो ज्यादा से ज्यादा उनकी सेंसेस जो होंगी उनको आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वॉल्व रखना पड़ेगा एक्टिविटीज के अंदर। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर जोर देना है, नहीं ये नहीं हो सकता है। वे अध्यापक के पीछे पीछे ये फिर से रखने वाली बात आ गई है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है। तो देखिए बुनियादी चरण है, ठीक है, प्रस्तुतिकरण तो होना चाहिए, अच्छे से प्रस्तुति होनी चाहिए, हर एक चीज की बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है तकनीकी सिद्धांत, ठीक है, डेवलप्ड जो टेक्निक्स हैं उनका प्रयोग होना चाहिए, ये भी सही है। मूर्त सिद्धांत, अब मूर्त सिद्धांत का ये नहीं है कि आपने कोई भी उदाहरण दिया तो आप उस चीज को ही सामने लाके देखें, मूर्त रूप में ही वो आपको बच्चों को दिखानी होंगी, तो ये आपका गलत जवाब हो सकता है।
पाठ्यचर्या सिद्धांत, तो ये भी क्या है आपका सही है कि अकॉर्डिंग टू एज होना चाहिए, आपका जो पाठ्यक्रम है वो कौशल को बच्चे को बढ़ाए इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका सेकंड ऑप्शन है मूर्त सिद्धांत, वो क्या हो जाएगा आपका गलत कथन है और आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता का समर्थन देने वाला समावेशी स्वागत आनंदमय परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन पे ऑप्शन भी ना देखें तो ये क्या होगा, एक समावेशी इंक्लूसिव चाहिए, वेलकमिंग चाहिए, बच्चों को आनंद देने वाला होना चाहिए। तो ये सारी चीजें कब हो सकती हैं, जब आपका क्या होगा कि बच्चे की जो सीडीपी में आपने पढ़ा होगा कि बच्चे के कौन कौन से फेस होते हैं, कॉग्निटिव हो गया, फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया आपका, ठीक है। तो ये जो सारे विकास हैं, सारे जो आयाम हैं विकास के, उन सभी को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व जो करके एक्टिविटी तैयार की जाएगी वो होगी। अब अपना ऑप्शन देखिए, मुख्य शिक्षार्थियों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली। देखिए अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली हो सकता है क्योंकि इमोशनली खुशहाली और अच्छा स्वास्थ्य मतलब फिजिकल विकास बच्चे का होगा, लेकिन दो आयाम है। अभी आगे देखते हैं, अगर इससे बेटर ऑप्शन हमको मिलेगा जहां इससे भी ज्यादा इनके जो कॉग्निटिव फेस हो गया उसकी भी अगर बात होगी, सोशल फेस की भी अगर बात होगी, तो हम वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज ये आपका राइट आंसर हो सकता है। विकास के विभिन्न आयाम, देखिए यहाँ आ गया विकास के विभिन्न आयाम, मतलब अलग अलग जो आयाम हैं उन पे बच्चों के कार्यों का प्रदर्शन करके, इसका मतलब हुआ विभिन्न जितने भी आपके आयाम हैं विकास के, डेवलपमेंट के, जैसे कि कॉग्निटिव, सोशल, फिजिकल, इमोशनल, इन सभी को क्या करना चाहिए, बच्चों के कार्य को प्रदर्शित करना चाहिए। तो यह आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे शायद देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन आपको क्या ही मिलेगा कि जहां उसके जितने भी डेवलपमेंट के फेज हैं, आयाम हैं, उन सभी को इन्वॉल्व किया जा रहा है। रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्षा, अब सिर्फ सजा दिया, बच्चे को कोई एक्टिविटी नहीं मिल रही है, बच्चे का कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है कक्षा के साथ में, तो ये सिर्फ सजावट से काम नहीं बनेगा। तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को ना करके आंतरिक गतिविधियों का, तो ये भी कोई वैलिड पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता या मास्टरी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए दृश्य, साइट शब्दावली और प्रतिमानों का पहचान, आप सिर्फ देखकर क्या कर पा रहे हैं, पहचान कर पा रहे हैं, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, निपुणता मानी जाएगी। साक्षरता मतलब पढ़ाई मानी जाएगी। अब एक व्यक्ति साक्षर कब बनेगा, जब वो लिखी हुई चीजों को समझे, ठीक है, और देखकर चीजों का डिकोड कर पाए, अगर कोई चीजें कोडेड हैं, या फिर कोडेड करना मतलब यही है कि अगर आपके सामने कुछ लिखा हुआ है तो जब आप उसे पढ़ रहे हैं, आप उसे समझ रहे हैं, तो आपको ये समझ आ रहा हो कि वो एक्चुअली में क्या लिख रहा है, वही यहाँ पे क्या होती है, डिकोडिंग होती है। तो देखिए सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, डिकोडिंग और भाषा का अवबोधन। अवबोधन का मतलब है कॉम्प्रिहेंशन आप कर पाए। सटीकता और ध्वन्यात्मकता बोध, ध्वन्यात्मकता, जागरूकता और प्रभाव। तो देखिए यहाँ पे अगर आप फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो ये सिर्फ ध्वनि से रिलेटेड हो गया, आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आपका साक्षरता से रिलेटेड है कि साक्षरता अर्जित करने में निपुणता या मास्टरी के लिए आपको क्या चाहिए। तो देखिए सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। डिकोडिंग और भाषा अवबोधन आपका होना चाहिए, जो लिखा है आप उसको समझ पाए, लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन कर पाए। क्योंकि आप अगर सटीक नहीं भी बोल रहे हैं लेकिन आप समझ रहे हैं तो भी क्या है, ऐसा तो है नहीं कि उस व्यक्ति को हम ऐसा अक्षर कह देंगे, अगर वो समझ पा रहा है, क्योंकि हो सकता है उच्चारण में कई बार ध्वनि का जो उच्चारण होता है वो उतना सटीक एक्यूरेट आपका ना हो, लेकिन ये कहीं से ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपकी साक्षरता नहीं है। तो मास्टरी या निपुणता के लिए कौन सी चीज होनी चाहिए, आपकी डिकोडिंग होनी चाहिए, आप कोड कर पाए जो भी आपको कहा जा रहा है, आप सुन जो रहे हैं उसे, या फिर जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जो आपको लिखा मिल रहा है, उन चीजों को अगर आप डिकोड कर पा रहे हैं, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन अगर आप कर पा रहे हैं, तो आप क्या है, साक्षर माने जाएंगे। तो यहीं पे एंड होता है। ये आपके 30 क्वेश्चंस थे, 15 इससे पहले की वीडियो में हम कवर कर चुके थे, 15 ये मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 की हिंदी के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा, एग्जाम जल्दी ही आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।